हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज के साथ नया वीडियो लेके आया हूँ आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी उत्तराखंड हिस्ट्री का अगर हम यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम अगर पेपर उठा के देख लें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जैक्टली मिल जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, फिर भी हम एक बार या देख लेते हैं कि प्री हिस्टोरिकल एज क्या होता है। ठीक है, और प्रोटो हिस्टोरिकल एज क्या होता है और हिस्टोरिकल एज क्या 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 होते हैं। तो ठीक है, तो जहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल मतलब जब मानव का जो था वो लेखन से परिचित नहीं था, यानी कि पूरी तरीके से अपरिचित था, लेखन कला से परिचित था, कोई लिपि उसे पता नहीं थी। आदि ऐतिहासिक काल में वो आते आते उसे लिपि से परिचित तो हो गया था, लेकिन उस बात का कोई भी फर्क मतलब उसे वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और ऐतिहासिक काल मतलब जहाँ पर वो परिचित भी था और उस लिपि को पढ़ा भी जा चुका है, तो उसे ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की हम यहाँ पे बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को वैसे 3 भागों में बांटा जाता था। ठीक है, तो हम उसको पहले ही पढ़ चुके हैं, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल को फिर 3 भागों में, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। ठीक है, फिर नवपाषाण काल आता है। फिर तो इस तरीके से हम उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। उसी तरीके से मानव का विकास होता है। ठीक है, और उसी में हमारे उत्तराखंड का भी एक आदि ऐतिहासिक काल में एक अपना स्थान रहा है, वो इसी के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो वीडियो जैसे अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो उत्तराखंड का हमारे जो आदि ऐतिहासिक काल में क्या क्या उसका स्थान रहा, वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें अपने भारत की, तो भारतीय इतिहास के बारे की हम जब बात करते हैं तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या क्या आता है, सैंधा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सारी चीज़ें हमारी आदि ऐतिहासिक काल में आ जाती हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अलग अलग सोर्सेज से नोट्स बनाकर आपके सामने लेके आया हूँ, उन्हीं पे मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आदि ऐतिहासिक काल का जो समय जो होता है वो 4th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, जो उत्तराखंड का जो समय है। ठीक है, तो 4th सेंचुरी से स्टार्ट है उत्तराखंड के इतिहास का जो आदि ऐतिहासिक काल जो शुरू होता है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल की हम यहाँ पे बात करें तो आदि ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है, जिसकी जानकारी हमें मिलती है ग्रंथों से। पौराणिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय पुराणों की यहाँ पर रचना हुई थी, इसलिए इसको पौराणिक काल कहा जाता है। तो इसकी जानकारी जो है वो विभिन्न जो धार्मिक ग्रंथों से भी हमें मिलती है। उत्तराखंड का जो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद से। उत्तराखंड का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद से, जहाँ पर उत्तराखंड को जैसे कि देवभूमि हो गया, मनुष्यों की पूर्ण भूमि आदि नामों से जाना गया है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु के नाम से जाना गया है। क्वेश्चन दोनों पूछे जा चुके हैं ये। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है, उत्तर कुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला पॉइंट देखिए कि स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख है। तो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख है, जिसमें आपके पास होता है केदारखंड, मानसखंड, नेपाल, जालंधर और कश्मीर। तो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा। केदारखंड है, मानसखंड है, नेपाल है, जालंधर है और कश्मीर है, जिसमें से 2 केदारखंड और उत्तराखंड जो है वो हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, केदारखंड का जो मेन रूप से जो था गढ़वाल का जो क्षेत्र था वो केदारखंड कहलाता था, और जबकि मानसखंड जो था वो कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है, पुराणों में केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त रूप को उत्तराखंड, खसदेश या ब्रह्मपुर आदि नामों से भी जाना जाता है। तो पुराणों में जो केदारखंड का जो नाम से है, तो केदारखंड, मानसखंड, केदारखंड आपके पास गढ़वाल क्षेत्र हो जाता है, कुमाऊं आपके पास मानसखंड के नाम से जाना जाता है। और इस पूरे क्षेत्र को यानी कि पूरे उत्तराखंड को उस समय उत्तराखंड हो गया, खसदेश हो गया, ब्रह्मपुर हो गया आदि नामों से जाना जाता था। उस समय उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। तो बौद्ध साहित्यों में या बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत नाम दिया गया है, जो कि पाली भाषा में जो बौद्ध ग्रंथ अधिकतर जो मिलते हैं वो पाली भाषा में मिलते हैं। तो पाली भाषा में इसको जो हिमवंत या पाली भाषा में कह सकते हैं, या फिर बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध साहित्यों में हिमवंत के नाम से जाना जाता है। ये तो था हमारा पूरा उत्तराखंड का इतिहास के बारे में कि उत्तराखंड को किन किन नामों से क्या क्या पे स्थिति थी। ठीक है, अब बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र की क्या स्थिति और कुमाऊं क्षेत्र की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो गढ़वाल को पहले बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तो गढ़वाल का जो पहले था कि बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि और स्वर्गभूमि के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद के अनुसार जो ऋग्वेद है, ठीक है, तो 4 वेद हैं,
ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपको यजुर्वेद आता है, पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिली हुई इसकी जानकारी जो मिली हुई है, तो हम बात करते हैं कि जो ऋग्वेद से जिसकी जानकारी जो मिलती है, तो यहाँ पर प्राण नामक एक गांव हुआ करता था जहाँ पर सप्त ऋषियों ने प्रलय के बाद अपने प्राणों की रक्षा की थी, जिस कारण उसका नाम क्या पड़ गया, प्राण गांव पड़ गया। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर पहले पॉइंट में बताई, गढ़वाल का जो पहले जो उसको गढ़वाल को बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्गभूमि और भी नामों से उसको जाना जाता था। बाद में 1515 में अजयपाल ने इन सभी गढ़ों को, जो कि पंवार वंश का 37वां शासक था, तो इन सभी गढ़ों को उसने एक कर दिया था। और एक करने के बाद, सभी को जीतने के बाद, उसने पूरे 52 गढ़ों का एक गढ़ बना दिया और जिसका नाम रखा था उसने गढ़वाल। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे आपके पास है कि जो यहाँ की जो अलकापुरी है, ठीक है, अलकापुरी जो यहाँ की है, यहाँ की अलकापुरी नामक नामक जो स्थान है, यानी कि गढ़वाल का जो अलकापुरी नामक जो स्थान है, वो एक मनु का, जो प्राचीन मनुष्य जो था, मनु जो था, तो मनु के अनुसार, यानी कि मनु मनु का जो था निवास स्थल माना जाता था। भारत की जो कानून व्यवस्था जो थी उस समय जो थी, वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, आपने कई बार नाम सुना होगा, तो वही मनु की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यहाँ का जो अलकापुरी जो क्षेत्र था वो कुबेर की राजधानी भी कहा जाता था। साथ ही मनु के निवास स्थान के साथ साथ वो कुबेर की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुबेर की राजधानी का क्वेश्चन आपके पास पूछा जा चुका है। ठीक है, इस क्षेत्र के पास बद्रीनाथ, यानी कि जो इस क्षेत्र यानी कि बद्रीनाथ के पास स्थित जो गणेश गुफा है, नारद गुफा है, मुचकुंद गुफा है, व्यास गुफा है, स्कंद गुफा है नामक जो अनेक यहाँ पर क्या हुई थी, इन गुफाओं में क्या हुई थी, वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। तो यहाँ पर माना जाता कि तो महाभारत जो लिखी गई थी, तो वो वेदव्यास के द्वारा वो भी उत्तराखंड में ही लिखी गई थी। उत्तराखंड की जो गणेश गुफा है, इसी के पास उस समयकालीन सरस्वती नदी वहाँ से गुजरती थी, तो उसकी एक किंवदंती भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, या इसके बारे में हम एक चर्चा भी यहाँ पे मिलती है कि माना जाता था कि उस समय की सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल जो था, वो इतना तेज़ बहाव जो था, उसकी आवाज़ से गणेश जी ने उन समय उनको श्राप दे दिया था। ठीक है, इस तरह की कोई किंवदंती यहाँ पे मानी जाती है। हालांकि इसके बारे में एग्जैक्ट कुछ नहीं भी तब बताया जाता, लेकिन कहा जाता है कि जब उस समय ऐसी सिचुएशन हो रही थी कि उनको लिखने में डिस्टर्बेंस जिसको कह सकते हैं कि हो रहा था, तो उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया था और वो कुछ समय के बाद वहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अगला आपके पास लेके चलते हैं कि जो इसमें यहाँ पे हम लेके चले कि मान्यता है कि जिसकी माना जाता है यहाँ पे, कि मान्यता है कि देवप्रयाग की सितौन सी पट्टी जो है, देवप्रयाग की सितौन सी पट्टी में ही सीता जी जो थी वो पृथ्वी में समाई थी, जिस कारण हर वर्ष वहाँ पर मंसार का मेला लगता है। तो मंसार मेला, देखिए मेलों के बारे में वीडियो में इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मंसार जो मेला लगता है वो देवप्रयाग की सितौन सी पट्टी में लगता है। और क्यों लगता है, तो वहाँ पे एक किंवदंती है, माना जाता है कि देवप्रयाग के सितौंची पट्टी में ही जो सीता जी जो थी पृथ्वी में समाई हुई थी। ठीक है, जिस कारण वहाँ पर मेला लगता है। रामायणकालीन बाणासुर की जो राजधानी थी वो भी आपकी ज्योतिषपुर जोशीमठ में थी। तो बाणासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था। तो रामायणकालीन जो राक्षस जो था बाणासुर, तो उसकी राजधानी थी जोशीमठ, जिसको उस समय ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था, या इसका प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ भी है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, ज्योतिर्मठ, और प्राचीन नाम बोलते हैं तो ज्योतिषपुर के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, तो जोशीमठ में थी। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। पुलिंद जो राजा था वो, सुबाहु की जो राजधानी थी वो थी श्रीनगर। प्राचीन काल में गढ़वाल में दो विद्यापीठ हुआ करते थे, कण्वाश्रम और बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ, कण्वाश्रम की बात अगर होती है तो कण्वाश्रम जो है वो पौड़ी जिले के चौकाघाट नामक स्थान पर है, और जो कि मालिनी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो कण्वाश्रम है वो कहाँ पर स्थित है, चौकाघाट में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, मालिनी नदी के तट के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात होती है कि ये क्यों प्रसिद्ध है, तो कण्वाश्रम में ही, पौड़ी के कण्वाश्रम में ही सर्वप्रथम शकुंतला और दुष्यंत का मिलन हुआ था, और इसी स्थान पर भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। शकुंतला और दुष्यंत का जो वर्णन जो मिलता है, शकुंतला और दुष्यंत के मिलन का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो किसकी रचना है, आपके पास एक क्वेश्चन और मिलेगा यहाँ पे। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो है कालिदास की रचना है। तो कालिदास ने इसी स्थान पर, मतलब कण्वाश्रम में ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है उस पर जो है शकुंतला और उस जो अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक जो है
तो उस पुस्तक में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का वर्णन उसमें किया गया है, और इसी स्थान पर उन दोनों का मिलन हुआ था। उसके बाद उनके पुत्र का नाम भरत जो था पड़ा, ठीक है, और इसी के नाम पर भारत का नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत की आपने शेर के दांत गिनने वाली कहानी तो आप सब लोगों ने सुनी हुई होगी, तो उसी भरत के यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। कनश्रम में ही महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, ये हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये था आपके पास आदि ऐतिहासिक काल का गढ़वाल क्षेत्र का इतिहास, ठीक है। अब हम आते हैं कुमाऊं क्षेत्र में। कुमाऊं क्षेत्र की हम बात करें तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो चंपावत है, ठीक है, तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो चंपावत है कि इसी के पास एक पर्वत स्थित था जिसका नाम था क्रांतेश्वर पर्वत, ठीक है। तो कहते हैं कि इसी के नाम पर कुमाऊं का नाम कुमाऊं पड़ा है, क्रांतेश्वर पर्वत के नाम पर, ठीक है। क्रांतेश्वर पर्वत के नाम पर उत्तराखंड का नाम कुमाऊं क्षेत्र का नाम कुमाऊं पड़ा, ठीक है। चंपावत के पास स्थित है, ध्यान रखिए आपके पास क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ पर स्थित है, चंपावत में। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि पौराणिक ग्रंथों में किस पर्वत के नाम पर उत्तराखंड का नाम गढ़ कुमाऊं का नाम कुमाऊं पड़ा था, तो वो था क्रांतेश्वर, ठीक है। तो आज जो क्रांतेश्वर जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो चंपावत में स्थित है। इसका जो सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है, यानी कि कुमाऊं पूर्वांचल के नाम से इसका जो सबसे सर्वाधिक उल्लेख मिलता है वो मिलता है स्कंद पुराण में। यानी कि इसका सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्ट होते ही बताया था कि कुमाऊं के क्षेत्र को मानस खंड कहा जाता था और गढ़वाल के क्षेत्र को केदार खंड कहा जाता था, ठीक है। और इस पूरे संयुक्त क्षेत्र को खसदेश, उत्तरखंड, इस तरीके के नामों के अनेक नामों से जाना जाता था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुमाऊं की, तो इसका जो सबसे ज़्यादा उल्लेख जो मिलता है वो स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है, जहाँ पर इसके लिए कूर्मांचल शब्द का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जो कुमाऊं का जो क्षेत्र था उसमें ब्रह्म वायु पुराण के अनुसार, यहाँ जो था कि ब्रह्म पुराण या वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं में माना जाता था कि जो किरात हो गया, किन्नर हो गया, यक्ष हो गया, गंधर्व हो गया, नाग हो गया, आदि जनजातियों का यहाँ पे निवास हुआ करता था। अल्मोड़ा का जाखन देवी जो मंदिर है वो यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। तो अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर जो है वो यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा मंदिर है जहाँ पर यक्षों के निवास की पुष्टि मिलती है, तो जाखन देवी मंदिर। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जाखन देवी मंदिर जो है वो किस जिले में स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व आदि जनजातियों का निवास स्थान किस पौराणिक ग्रंथों से मिलता है, तो ब्रह्म पुराण और वायु पुराण से मिलता है, ठीक है। किरातों के वंशज जो थे वो अस्कोट और डिडीहाट के नामक स्थानों पर निवास करते थे। तो किरातों के जो वंशज जो हुआ करते थे तो अस्कोट और डिडीहाट नामक स्थान जो हैं वहाँ पर क्या करते थे, निवास किया करते थे। अगर हम यहाँ पे लेके चलेंगे इसके जो कुछ प्रमुख लेख जो यहाँ पे मिले हुए हैं जिनसे हमें इस काल की जानकारी मिलती है, वो सबसे पहले मिला है देहरादून के कालसी नामक स्थान पर अशोककालीन शिलालेख, जिसमें यहाँ के निवासियों को पुलिंद और इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। तो जैसे कि मैंने इसे पहले बताया था कि जो श्रीनगर जो थी पुलिंद राजा की राजधानी थी, ठीक है। अब देहरादून के कालसी में से एक अभिलेख मिला हुआ है जो कि अशोककालीन अभिलेख है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अशोक का कौन सा शिलालेख जो है वो उत्तराखंड में है और किस स्थान पर है। तो अशोक का कालसी अभिलेख है वो कहाँ पर स्थित है, कालसी देहरादून में स्थित है, जहाँ पर उसने ये लिखा है कि मैंने मनुष्यों और पक्षियों या सभी जीव जंतुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है, ठीक है। तो से रिलेटेड वहाँ पर एक कालसी में अशोक का शिलालेख स्थित है। अशोक मौर्यकालीन सम्राट जो हुआ करता था उसके बारे में ये शिलालेख यहाँ पे स्थित है। कालसी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कालसी कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। साथ ही किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। तो उस समय की यानी कि इस समय के जो लोग यहाँ पे हुआ करते थे, यानी कि हम कह सकते थे कि जो ये पूरा जो क्षेत्र था यहाँ के निवासियों को, यानी कि जो कालसी के आसपास के निवासियों को पुलिंद और उस पूरे क्षेत्र को अपरांत कहा जाता था। यानी कि फिर हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि अशोक ने जब वहाँ पे शिलालेख बनाया हुआ है तो हम उसका कह सकते हैं कि वहाँ के लोग भी मौर्य साम्राज्य के काल के या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, ठीक है। देहरादून के लाखामंडल में राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिलता है। तो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख जो मिलता है वो मिलता है, जो मेन तौर पे जो मिलता है देहरादून में मिलता है। तो देहरादून में इसके बारे में कहा जाता था कि नवादा जो माजरी नवादा जो है वहाँ पर इसका अभिलेख मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये, जिसमें आपके पास आदि ऐतिहासिक काल से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन आपके पास अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में आपके पास मैंने बता दिया कि क्वेश्चन किस किस तरीके से
पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये तो था आपके पास इंपॉर्टेंट वीडियो जो था आदि ऐतिहासिक काल का। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जो लेके आने वाला हूँ वो आपके पास होगा ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल को हम अलग अलग भागों में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा मध्यकाल, प्राचीन काल और फिर आधुनिक काल को। तो हम इसको अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। तो जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण में किस तरीके उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है, बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड का पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ठीक है। या जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि अलकापुरी जो पूर्वज जो था, आदि पूर्वज जो था, आदि मनुष्य का जो पूर्वज कहलाता था, मनु का निवास स्थल किस जगह पर था, या हम इसको कह सकते हैं कि बाणासुर की राजधानी कहाँ पर थी, ठीक है। कुबेर की राजधानी कहाँ पर थी, जो उसकी अलकापुरी जो थी, ठीक है। बाणासुर की राजधानी जोशीमठ जो थी। पुलिंद राजा सुबह की राजधानी कहाँ पर थी। कण्वाश्रम कहाँ स्थित है, ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है, क्यों प्रसिद्ध है। शकुंतला एवं दुष्यंत का मिलन कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस चीज़ का वर्णन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं इस टॉपिक से। आपके पास 50 से एबव यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 50 से ज़्यादा हो सकते हैं, क्वेश्चन छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपके पास ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल का एक इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।